से करणी सेना की बात आती है तो हमारे कुल देवी के नाम से रखा गया है संगठन। जब माँ के नाम से संगठन है तो माँ तो बच्चों के लिए न्याय करती है ना। कहता हूँ ना कि खुल के कहता हूँ कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, चंद्रशेखर आजाद ये लोग पैदा हों, लेकिन पड़ोसी घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा ना हो। कैसे बैकग्राउंड से आते हैं, किस फैमिली से आते हैं, अगर अपने परिवार के बारे में मेरे परिवार के बारे में जानने के लिए आजमगढ़ में एक जगह है हथरौलिया। हथरौलिया का बसैया गांव है मेरे। तो आप जाएंगे तो आपको शायद मेरे पारिवारिक इतिहास, चेहरे की चमक खानदानी दिख रही है ना, बिना क्रीम पाउडर की है। तो समझिए किस रॉयल घराने या मजबूत परिवार से मैं ये जरूर कहूंगा कि सामाजिक जीवन में जिसके पास मजबूती है वही आए। चंदे से ना सामाजिक जीवन चलता है, ना चंदा खाने वाले आदमी का सामाजिक करियर हो। कोई ये कह सकता है कि 1 रुपए का सिक्का अनऑफिशियल कोई बता दे कि जो वीरू सिंह या वीरू सिंह के लोगों को किसी ने दिया है तो पगड़ी उतार के रख देते। उनको तो ये भी नहीं पता है कि सही से पूछ लिया जाए कि एमएलए और एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कई वीडियोस देखते होंगे जो एमपी एमएलए का फुल फॉर्म नहीं पता है वो सदन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य। आप देखो, आप मेरे छोटे भाई, आप बहुत डीपली मेरी चीजों को एनालाइज किए। आपको लगता है मैं केवल ठाकुर को लड़ अखिलेश यादव से कोई सवाल नहीं पूछता कि पीडीए का मतलब पहला दावेदार अहिर। ये तो पूछना चाहिए ना, पीडीए का मतलब पहला दावेदार अहिर। ये तो आप नया फुल फॉर्म। अरे भाई, मैंने बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था इस फार्मूला। पीडीए का मतलब पहला दावेदार है। तेजस्वी से कोई सवाल नहीं पूछेगा, राहुल से कोई नहीं पूछेगा। नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया, सोनिया के बाद राहुल प्रकाश राजभर हो। अब देखते हो किस तरीके से बोला जाता है। अनुप्रिया पटेल हो, अपने जात विशेष की राजनीतिक पार्टी चला रही है। संजय निषाद हो, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं, लोग बोलते हैं कि मैं मदर हुआ है। अब तो मुझे इमोशनल कर रहा हूँ। धरती पे वो बेटा नालायक हो जिसको अपने माँ के लिए प्रेम है। और सनातन सभ्यता इसलिए बची है कि क्षत्रियों की तलवार खड़ी रही, इसलिए बची। खेसारी लाल यादव, उनका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, अगर उसके जगह अस्पताल बन गया होता तो सबका इलाज। तो मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ कि अब उसके घर में जाओ, स्कूल खुलवा दो, आप हॉस्पिटल खुलवा दो, जबरदस्ती कब्जा कर लो उसका घर। उस बहन से कहना चाहता हूँ, बहन, जब भी आपको लगे कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आप करणी सेना की तरफ देखिएगा, अपने भाई की तरफ देखिएगा, सबका इलाज करेगा आपका भाई। आप बस बताइएगा, बिहार में आके और पटना में आके उसी के घर पे उसका इलाज करेंगे। मतलब लालू यादव की बेटी को न्याय दिलाने के लिए करणी सेना तैयार। जिन भी टोपी छाप को अगर पिक्चर बनानी है तो अपने टोपा टोपी बनवा ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टोपी छाप अगर सनातन पे पिक्चर की बात करेंगे तो उनका इलाज करेंगे पहला। और कोई नेता किसी मार्मिक इतिहास पे बात करेगा पिक्चर पे तो उनका भी इतिहास और उनका पिछवाड़ा दोनों लाल करेंगे। बहुत दमदारी से मैं आपको बताऊं, ओबीसी में केवल एक धड़े को आरक्षण मिला है, यादव ने पूरा ओबीसी का आरक्षण खा गई। जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश में एक कानून बना दिया, अंतरजातीय विवाह एक्ट। अपनी बिटिया की शादी केवल एक टोपी छाप से करने के लिए। ये सवाल कांग्रेस से करिएगा, पप्पू से करिएगा। ज्योति सिंह मेरे समाज की बेटी है, बहन है। उसकी मार्मिक पोस्ट या मार्मिक वीडियोस हम लोगों के पास आई। चुनाव लड़ना है और अतरौलिया के सम्मान को बचाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक ही लोगों को फॉलो करता हूँ, केवल योगी आदित्यनाथ। यही सवाल भी था कि आप सिर्फ एक लोग को फॉलो करते हैं और वो योगी आदित्यनाथ जी। तो इस पर भी कई लोगों का मानना है कि वो आपके जाति से हैं, इसलिए उनको फॉलो करते हैं। उनकी आइडियोलॉजी मुझे पसंद है। रामजी लाल सुमन, कम इलाज हुआ है, ज्यादा होना चाहिए। क्या 2027 में भाजपा से चुनाव लड़ सकते? क्षत्रिय और राजपूत इतने ही मजबूत थे तो देश गुलाम कैसे हो गया? ट्रोल करो, उसमें डिसलाइक करो, इसको अनफ्रेंड करो, इसके यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करो, हटाओ। नमस्ते। मंच पर या पर्दे पर कई आवाजें आती है और चली जाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो उठ करके जन जन तक पहुंच जाती हैं। और कुछ एक ऐसे ही आवाज के लिए जाने जाने वाले शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह वीरू भैया। वीरू भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ वाले चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, साधुवाद। आप लोग जिस तरीके से डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे रह के समाज और देश और प्रदेश की बातों को रख रहे हो, आने वाले यूथ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसके लिए आपको साधुवाद। कई सारे संगठन बनते हैं, उनका उद्देश्य अलग अलग होता है, लेकिन जब करणी सेना की बात आती है तो इसको कई नजरिए से देखा जाता है। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि मुख्य उद्देश्य क्या है करणी सेना का? देखिए, मैं संगठनों के तो बारे में बहुत अच्छे से नहीं बता सकता हूँ। सभी संगठनों के काम होते हैं सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाओं को और देश के आने वाले डेवलपमेंट पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना। जिस तरीके से करणी सेना की बात आती है तो हमारे कुल देवी के नाम से रखा गया है संगठन। जब माँ के नाम से संगठन है
तो माँ तो बच्चों के लिए न्याय करती ही है ना। उसी तरीके से करणी सेना का नेतृत्व करते हुए हम उन दबे कुचलों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं या लड़ते हैं जिनका लड़ने वाला कोई नहीं। मैं बहुत दमदारी से अब ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने देश के उत्थान की लड़ाई लड़ी है, देश के इतिहास की लड़ाई लड़ी है, देश के परंपरा की लड़ाई लड़ी है, देश के भौतिक परंपरा को बचाने की लड़ाई लड़ी है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। तो टू बी फ्रैंक आज हम लोग उसी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जिनका कोई नहीं है उनका करणी सेना है। और बहुत दमदारी से ये चीज मैं बार बार कहता हूँ। जब आप सामाजिक बने, जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग चाहते हैं, कोई भी माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करे, कुछ नौकरी करे, कुछ बिजनेस करे, लेकिन आप सामाजिक कार्य करने लगे, दूसरों के लिए पूरे भारत में भ्रमण करने लगे, जहाँ भी आपको बुलाया जाता है वहाँ पहुँच जाते हैं। ये कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, वो वही माँ बाप चाहते होंगे कि मेरा बेटा इस तरीके की चीजें करे जिनके माँ बाप के अंदर वो टीस रही हो, जिनके पूर्वजों ने इस तरीके की लड़ाइयां लड़ी हो। मैं जिस माँ के गर्भ से पैदा हुआ, आज मेरी माँ मेरे पास नहीं है, उनको गए लगभग 1 साल होने वाले हैं। उनका एक विजन था कि अगर किसी के भी बेटे या माँ के को दिक्कत परेशानी हो रही है और तुम आराम से बैठे हो, तो शायद तुम मेरी कोख पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हो। तो मैं तो अपने माँ का सपना पूरा कर रहा हूँ, अपने पूर्वजों का सपना पूरा कर रहा हूँ, भारत के भौतिक इतिहास के को बनाने का सपना पूरा कर रहा हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ लिख के सामाजिक लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सकती है, जितना कि अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब देश में तमाम कुरीतियां थी, चाहे हूण थे, यहूदी थे, मुगल थे, अंग्रेज थे, डच थे, जो भी थे, उनसे लड़ने वाला, मैं तो कहता हूं ना कि खुल के कहता हूं कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, चंद्रशेखर आजाद ये लोग पैदा हों, लेकिन पड़ोसी घर में पैदा हो, हमारे घर में पैदा ना हो, क्योंकि हमारे घर में पैदा होंगे तो इनको अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मुझे गर्व है कि मेरी माँ ने मुझे उस रास्ते पे प्रशस्त किया कि तुम्हें समाज के लिए और देश के लिए कुर्बान होना है, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस मोमेंट के लिए। अब मैं जानना चाहूँगा आपके पारिवारिक जीवन के बारे में और परिवार के बारे में, कि आप कैसे बैकग्राउंड से आते हैं, किस फैमिली से आते हैं, जरा अपने परिवार के बारे में बताएं। मेरे परिवार के बारे में जानने के लिए आजमगढ़ में एक जगह है अतरौलिया, अतरौलिया का बसैया गांव है मेरे। तो आप जाएंगे तो आपको शायद मेरे पारिवारिक इतिहास, चेहरे की चमक खानदानी दिख रही है ना, बिना क्रीम पाउडर की है, तो समझिए किस रॉयल घराने या मजबूत परिवार से मैं हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं रजवाड़े से हूँ, लेकिन डीएनए वही है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जानने में रुचि होगी कि आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, क्या क्या करते हैं, आपके माता पिताजी क्या करते थे? पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को अपना मानता हूँ, देश के 140 करोड़ लोगों को अपना मानता हूँ। उसके अलावा मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ नहीं है, हम लोग 4 भाई हैं और सब लोग गांव में बेसिकली बिलोंग करते हैं। मैं ही हूँ जिसको समाज के लिए छोड़ दिया गया। जैसे बोलते नहीं है कि जाओ तुम लड़ो, तो चौथा हूँ, सबसे छोटा हूँ। और मेरे परिवार ने वही है कि अश्वमेध के घोड़े की तरीके से छोड़ दिया कि जाओ जहां तक लड़ सकते हो समाज की लड़ाई लड़ो मजबूती से, और लड़ रहे हैं हम लोग दमदारी से। और बाकी मैं इनवाइट करूंगा, जैसे बहुत तमाम लोग सवाल खड़े करते हैं कि कैसे चीजें क्या कहाँ से होता है। मैं वही चीज जानना चाह रहा हूँ, आप बता नहीं रहे थे, 2-3 बार रिपीट करने के बाद भी, तो मैं अब डायरेक्टली यही पूछ ले रहा हूँ कि जो आपके महीनों का देखा जाए खर्चा वो कई लाखों में होगा, वो खर्चे कैसे मेंटेन होते हैं, ये लोग जानने में रुचि रखते हैं, क्योंकि आप जो कार्य करते हैं उससे पैसा तो आता नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा कि सामाजिक जीवन में जिसके पास मजबूती है वही आए। चंदे से ना सामाजिक जीवन चलता है, ना चंदा खाने वाले आदमी का सामाजिक करियर होता है। मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि इकलौता संगठन ऐसा है करणी सेना भारत, जिसका कोई अकाउंट नहीं है, ना कोई पर्ची है, ना कोई ये कह सकता है कि 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का अनऑफिशियल कोई बता दे कि जो वीरू सिंह या वीरू सिंह के लोगों को किसी ने दिया है तो पगड़ी उतार के रख देंगे। मजबूत परिवार से हैं, ठीक ठाक घर में पैदा हुए, हमारे भाइयों के द्वारा जो संपत्ति या बिजनेस व्यापार में अर्जित किया जाता है उसका एक हिस्सा हमारे सामाजिक जीवन की लड़ाई के लिए निकाल दिया जाता है।
और इस कलयुग में ऐसे भाई मिलना इम्पॉसिबल है। मेरे 3 बड़े भाई हैं, उन लोगों द्वारा जो भी कमाई की जाती है उसका 1/4 मेरे लिए रखा जाता है कि जाओ तुम समाज में उसको जिस तरीके से चाहो खर्च करो। और उनको ये पता है कि मेरा भाई ऐसा है कि जो अपने ऊपर ना खर्च करे, समाज के ऊपर खर्च करेगा, कहीं 1 रुपए बर्बाद नहीं करेगा। एवज में परिवार का मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा अतरौलिया जैसे, बसैया जैसे गांव या आजमगढ़ जैसे पिछड़े जिले से निकाल के हम लोगों ने देश स्तर पे लेके गए। तो उन्होंने जो भी इन्वेस्ट हमारे ऊपर किया वो सामाजिक रूप से हमने उनको बहुत मजबूती से रिफंड किया है। ये मेरे परिवार के तमाम लोगों ने शुरू से, चाहे मेरे बाबा रहे, चाहे मेरे पिताजी रहे, मेरे चाचा रहे, ये सब लोग सामाजिक जीवन से जुड़े रहे। हाँ, हो सकता है कि राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं रहे हम लोग, लेकिन एक पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रही वो बड़ी मजबूत रही। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि कई बार आपको देखा जाता है कि आप किसी को भी फोन उठाते हैं और कर देते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो या कोई भी हो, तो आपके ऊपर दबाव नहीं आते हैं किसी बड़े अधिकारी का या बड़े नेता का जब आप ऐसे करते हैं? छत्री कुल में पैदा हुए हैं यार, दबाव झेल लेंगे तो हम ट्रैक्टर थोड़ी ना है कि सिलेंडर की जरूरत है कि 50 हार्स पावर चाहिए, 60 हार्स पावर चाहिए। जिस माँ के गर्भ से पैदा हुए ना उसमें इनफाइनाइट एचपी लेके पैदा हुए हैं हम लोग, हार्स पावर की जरूरत नहीं है। और रही बात फोन उठा के किसी को मिला देना, संविधान का एक कमिटमेंट है, आम आदमी को सबसे ज्यादा ताकतवर संविधान में बनाया गया है। कोई ब्यूरोक्रेसी में, चाहे वो टॉप क्लास का आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे वो एमपी एमएलए मिनिस्टर हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, उसको सीधे संवाद करना है तो आम जनता उससे कर सकती है। ये हमारा संविधान हमें इजाजत देता है। तो मैं अपने मौलिक अधिकारों पे ही तो वार्ता कर रहा हूं। अब मैं डीजीपी को फोन मिलाऊं या जिले के कप्तान को फोन मिलाऊं और वो हमको इम्पैक्ट ना करे, तो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना आता है ना मुझे। मैं संविधान को पढ़ा हूं, मैं अपने भौतिक और मूलभूत जानकारी रखा हुआ हूं, इतना तो पढ़ा लिखा हूं ना। उस अंगूठा छाप नेताओं की तरीके से तो हूं नहीं कि जिनको यही नहीं पता है कि विधान पालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, न्याय संगत बातें क्या होती है। वो तो एक जात विशेष को टारगेट करके या किसी पार्टी विशेष से लड़के विधायक और सांसद बने हैं। उनको तो ये भी नहीं पता है कि सही से पूछ लिया जाए कि एमएलए और एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कई वीडियोस देखते होंगे, जो एमपी एमएलए का फुल फॉर्म नहीं पता है वो सदन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। अब मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो छवि है, ये एक छवि बना दी गई है कट्टरपंथी की तरह की, कट्टर हैं राजपूत, कट्टर हैं क्षत्रिय को लेकर के। जहां भी राजपूत की बात होती है, क्षत्रिय की बात होती है, वहां सबसे आगे दिखते हैं। तो ये छवि वास्तव में आप राजपूतों की लड़ाई लड़ते हैं या सबकी लड़ाई लड़ते हैं, और ये छवि कहाँ से बनी? आप देखो, आप मेरे छोटे भाई हो, आप बहुत डीपली मेरी चीजों को एनालाइज किए हो। आपको लगता है मैं केवल ठाकुरों की लड़ाई लड़ता हूँ, केवल क्षत्रिय मैं इसलिए आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। मेरा पक्ष, अजय, क्षत्रिय का मतलब होता है सभी जात धर्म मजहब को लेकर लड़ना। क्षत्रिय का मतलब होता है छत्रप, सबके ऊपर छत्रप की तरीके से काम करना। हिंदुस्तान में 6742 जातियां हैं, 9 रिलीजन्स हैं। कभी आपने देखा मैं किसी जात धर्म मत मजहब किसी व्यक्ति का विरोध किया हूं? हाँ, लेकिन किसी भी जात धर्म मत मजहब का कोई विरोध करेगा तो मैं उसका इंपैक्ट करूंगा। हाँ, मुझे गर्व है मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं। अब क्यों ना गर्व करूं भाई, हर कोई करता है। अपने पूर्वजों पे गर्व करना अगर ये गैर कानूनी है तो मुझे बताए ना कहां पे लिखा गया है। जब मैं ये कहता हूं संविधान का आर्टिकल 16 आर्टिकल 19 से इजाजत देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है, तो मैं अपने समाज, अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपने लोगों की बात कर रहा हूं। तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां, अखिलेश यादव से कोई सवाल नहीं पूछता कि पीडीए का मतलब पहला दावेदार अहिर। ये तो पूछना चाहिए ना, पीडीए का मतलब पहला दावेदार अहिर। ये तो आप नया फुल फॉर्म। अरे भाई, मैंने बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था इस फार्मूला। पीडीए का मतलब पहला दावेदार अहिर। उसके 37 सांसद हैं अखिलेश यादव के, जिसे 5 यादव हैं। अब 5 केवल उसके परिवार के हैं, ये कोई सवाल नहीं पूछेगा। वो सांसद, उनकी बीबी सांसद, उनका भाई सांसद, उनके चाचा का बेटा सांसद, शिवपाल यादव का बेटा सांसद है, तो कोई सवाल उनसे नहीं पूछेगा। पूछना चाहिए ना मेरे भाई। तेजस्वी से कोई सवाल नहीं पूछेगा, राहुल से कोई नहीं पूछेगा, नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया, सोनिया के बाद राहुल, ये कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसकी कोई राजनीति में अभी कोई इंपैक्ट नहीं है, ना कोई एमपी है ना एमएलए है, लेकिन सबको ये दिखता है वीरू सिंह क्षत्रियों की लड़ाई लड़ता है। क्यों भाई?
अगर मैं क्षत्रियों की लड़ाई लड़ता हूं तो कौन अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है? सबसे बड़े कटघरे हैं, फिर राजनीतिक पार्टियों को लाके खड़ा कर देना चाहिए। मैं तो बिना पद पावर पोजीशन को लड़ रहा हूं। जो पद पावर पोजीशन पे हो तो खुल के अपने जात का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर हो, अब देख तो किस तरीके से बोला जाता है। अनुप्रिया पटेल हो, अपने जात विशेष की राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं। संजय निषाद हो, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता है। हम तो राजनीति में है भी नहीं भाई अभी, लेकिन तमाम लोगों के सवाल है कि वीरू सिंह क्षत्रियो की लड़ाई। मैं तो ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ता हूं, मैंने ओबीसी की लड़ाई लड़ी, मैंने एससी की लड़ाई लड़ी, मैंने शेड्यूल ट्राइब्स की लड़ाई लड़ी, मैं एसटी की लड़ाई लड़ा हूं। ये छवि कहाँ से बनी आपकी? भाई देखो, जिनके पास फ्री का डेटा है और फ्री का खोपड़ा है, उनके पास कुछ नहीं करने का है। टू बी फ्रैंक, उनको वीरू सिंह में इंटरेस्ट है। मैं तो ये चाहता हूं कि अपना कीमती वक्त मेरे ऊपर जाया करो। ईश्वर ने अगर मुझे उस लायक बनाया है कि दुनिया का सबसे कीमती चीज है समय, और फ्री में तुम मेरे ऊपर अगर जाया कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तो मैं मातेश्वरी से कहूंगा कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और भी समय मेरे ऊपर बर्बाद करे। मैं तो कहता हूं कि छत्री का मतलब होता है चर्चा, पर्चा, खर्चा। तो मैं चर्चा, पर्चा, खर्चा तीनों में हूं। चर्चा ये लोग करते हैं, पर्चा में ये छपवा रहे हैं, खर्चा मैं समाज के लिए और लोगों के लिए कर ही रहा हूं। आप जिस तरीके से अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, जितनी मजबूती से, चाहे आप हमें इंटरव्यू दे रहे हैं तब, या किसी से बात करते हैं तब, या कहीं ग्राउंड में जाते हैं, हम देखते हैं कि सड़क पर आप गए और वहां पर कोई अधिकारी, पुलिस अधिकारी आया, उससे भी उसी लहजे में बात करते हैं। लेकिन जब मेरी टीम कल रिसर्च कर रही थी आपके बारे में, तो देखा कि कहीं भी वीर प्रताप सिंह वीरू जी पीछे नहीं हटे, कमजोर नहीं दिखे, लेकिन एक जगह कमजोर दिखे, और वो तब का स्थिति था जब आपकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। उस समय की स्थिति कैसी थी आपके लिए? कितना वो कठिन समय था? और माता जी के बारे में जरा बताओ। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं, लोग बोलते हैं कि मैं मदर बॉय हूँ। अब तुम मुझे इमोशनल कर रहे हो। नहीं। देखो, मैं अपनी माँ को लेके, मैंने कहा ना कि एक शब्द में कि मैं मदर बॉय हूँ, और मैं 4 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। छोटा बेटा माँ के हिस्से में होता है। तुम भी अगर छोटे होगे हाँ, घर हम भी के, छोटे ही। तो तुम माँ के ही हिस्से में बिल्कुल होगे। बिल्कुल। मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदारों के लोग यही बोलते थे, वीरू माँ के हिस्से वाला है। और मैं अपनी माँ के जैसा दिखता भी हूँ। उनकी उनका कुछ अंश मेरे, मैं उनके जैसा दिखता हूँ। और धरती पे वो बेटा नालायक हो जिसको अपने माँ के लिए प्रेम ना हो। और ईश्वर ना करे कि इस जीवंत जीवन में किसी को अपनी माँ से दूर होना पड़े। माँ मेरी दोस्त भी थी और मेरी सबसे भयंकर वाली फैन थी। मैं छोटी छोटी घटनाएं कभी कभी सोशल मीडिया पे शेयर करता हूं। उनको ये लगता था कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बेटा है, और मुझे लगता था कि वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट माँ है मेरे लिए। टू बी फ्रैंक, कि मैं अपने माँ के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं, बस यही शब्द है कि वो गई हैं, बस सांसें छोड़ के गई हैं। ईश्वर अगर जीवन में कभी ऐसा मौका दे कि कुछ एक चीज मांग लो, तो केवल मैं अपनी माँ को मांग सकता हूँ। सब कुछ अपना निपटा सकता हूँ कि अगर मेरी माँ आ जाए बस। इससे ज्यादा भैया माँ के लिए तो शब्द ही कम है कह पाना। और जो बेटा माँ के लिए सेंसिटिव ना हो, तो फिर उस कोख को गाली दे रहे हैं। मैं वो आखिरी सेल्फी के बारे में जानना चाहूंगा जो आपने कुछ दिन पहले भी शेयर किया था। हाँ, वो मैं यही लखनऊ से, यही माँ का मेदांता लखनऊ में ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैं उनको गांव लेके जा रहा था आजमगढ़। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज मैं ड्राइवर मुझे नहीं लेके जाएगा, आज तुम मुझे लेके जाओगे। मैं ड्राइविंग सीट पे था, माँ बगल वाली सीट पे थी। वो फोटोज भी आप लोगों ने देखा होगा। तो वो कहानी ये थी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हम लोग चढ़े, तो पहला टोल आता है जो, उस टोल पे गाड़ी मेरी रुकी, क्योंकि गाड़ी में फास्टैग नहीं था। टोल वालों ने पैसे के लिए बोला, तो माँ ने मेरी मुस्कुराते हुए बोला कि लगता है उसको ये नहीं पता कि गाड़ी आज कौन चला रहा है। और मैं शीशा डाउन किया तो उन लोगों ने कहा कि अरे भैया मैं पहचान नहीं पाया। तो टोल उसने खोला। बहुत लोगों ने कहा उसमें कि नहीं भैया आपको टोल देना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि नो डाउट टोल देना चाहिए, टोल लेने वाला भी तो होना चाहिए। मैं तो कहता हूं ना, नाम ऐसा बनाओ कि नाम सुन के काम हो जाए।
तो ईश्वर ने नाम ऐसा बनाया है कि नाम सुन के काम होता है। शकल देख के तो, जब शकल ही देख लेगा तो टोल क्या मांगेगा वो। और मैं बार बार ये कहता हूं कि सामाजिक जीवन में हम लोग हैं, शायद वो टोल वाले के भी घर में कोई ऐसी विपत रही होगी जिसकी लड़ाई वीरू सिंह लड़ा होगा, शायद वो टोल कंपनी के मालिक की भी लड़ाई मैं लड़ाऊंगा, शायद इन लोगों को ये नहीं पता है। जो मैंने कहा ना फ्री का डेटा है, मैं कमेंट बाजी करते हैं, तो मैं इनको कहता हूं कि एंजल प्रिया के नाम से आईडी बनाने वाले लोग, सबका इलाज मैं करता हूं, बहुत मजबूती से करता हूं, बार बार किया हूं। तो वही फिर माँ की कहानी थी कि उनको लेके मैं गया, वही आखिरी सेल्फी थी रोड पे चलते हुए कि नहीं आज मुझे सेल्फी लेना है, तो माँ के साथ वही आखिरी फोटो थी। और वो हमारे जीवन का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है, जब भी मोबाइल खोलते हैं तो उस माहौल को कभी फील नहीं कर पाता हूँ, जबरदस्ती मोबाइल बंद कर देना पड़ता है मुझे। आप सनातन धर्म की भी बात करते हैं और सनातन धर्म को लेकर के कई बार कई तरह के टिप्पणी की जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि टिप्पणी करने वाला भी सनातन धर्म से ही होता है। तो इसको कैसे देखते हैं? कुछ लोग लगातार सवाल खड़े करते हैं सनातन धर्म पे। देखिए, सनातन धर्म हमारे पिता की तरीके से है, और जो सनातनी बेटा अपने पिता पे सवाल करे तो अपने डीएनए पे सवाल कर रहा है, अपने आने वाली कौम पे सवाल कर रहा है। राजनीति में और वोट में इतनी ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए, इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि आप ऐसा कृत कर जाओ कि आने वाली पीढ़ियां आपको पत्थल पत्थल पीटे। जैसे कई लोग पीटे भी गए हैं, और फिर आने वाले समय में पीटे जाएंगे इस तरीके की हरकत करेंगे। तो बहुत, जैसे आप बताओ कि शुरू से मुझे पता है कि मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ, सनातन धर्म में पैदा हुआ, मैं वर्ण संस्कार में क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र 4 वर्ण हैं। सनातन धर्म में वर्ण संस्कार का सब्जेक्ट है, ना कि जात का कोई सब्जेक्ट है। जातियां तो लोगों ने बना डाली, हम तो क्षत्रिय वर्ण को मानते हैं, सनातन धर्म में क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ हूं। और अगर मैं अपने ही सनातन पे सवाल खड़ा कर दूं तो मैं अपने छत्रित्व पे सवाल खड़ा कर रहा हूं, अपने पूर्वजों पे सवाल खड़ा कर रहा हूं, अपने आने वाली पीढ़ियों पे सवाल खड़ा कर रहा हूं। लेकिन जिनको विधायक बनना है, सांसद बनना है, जिनको मिनिस्टर बनना है, जिनको आने वाले समय में तमाम पदों पे जाना है, उनको सनातन को गाली दे के जाना है। और जो सनातन को गाली दिया उसको पद तो मिल गया, लेकिन उनका बुढ़ापा बहुत गंदे तरीके से बीतता है, सड़ के मरते हैं ऐसे लोग। मैंने कई इंटरव्यू में कहा, मैं आज भी आपके बीच कह रहा हूं, दुनिया में 43 सभ्यताएं रही हूं, चाहे वो मिस्र की सभ्यता रही हो, चाहे इजिप्ट की सभ्यता रही हो, चाहे मंगोल की सभ्यता रही हो, चाहे मोहनजोदाड़ो सभ्यता रही हो। ऐसी 42 सभ्यताएं इस दुनिया से खत्म हो गई, लुप्त हो गई, विलुप्त हो गई। एक ही सभ्यता बची है, सनातन सभ्यता। और सनातन सभ्यता इसलिए बची है कि क्षत्रियों की तलवार खड़ी रही, इसलिए बची रही। और मुझे गर्व है कि सनातन सभ्यता में क्षत्रिय वर्ण में मैं पैदा हुआ हूं, और हमारे पूर्वजों ने इस सनातन को बचाने के लिए करोड़ों गलों को काटा और लाखों कटवाया है, तब जाके लोग कुर्सियों पे बैठ के तमाम अमेंडमेंट पारित करते हैं। और जिस कुर्सियों पे बैठ रहे हैं ये लोग, जिस विधानसभा लोकसभा में बैठ रहे हैं, हमारे बाप दादा को गढ़ किले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं, आज भी तमाम विधानसभाएं जो चल रही हैं देश में, वो क्षत्रिय रजवाड़ों के महलों में चल रही हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज जो बनी हुई हैं, वो क्षत्रिय राजवाड़ों के बिल्डिंगों में बनी हुई हैं। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि कुछ लोग, आपने जो डेटा की बात की कि फ्री का डेटा है, अब उसका परिणाम है या क्या परिणाम है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि क्षत्रिय राजपूत इतने ही मजबूत थे तो देश गुलाम कैसे हो गया। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्षत्रिय राजपूत इतने मजबूत थे कि तुम्हारे घर की बहन बेटियां का नाड़ा खोल के सलवार नहीं पहना दिया गया। हमारे बाप दादाओं ने लड़ा है देश के लिए। और रही बात, इतने अत्याधुनिक लोग हैं, अभी बिहार में चुनाव का रिजल्ट आया है, लालू प्रसाद यादव के बेटे थे तेजस्वी यादव, है ना, बहुत मजबूत पार्टी है बिहार की, काहे 25 सीट पे सिमट गई, लड़ लिए होते, 243 जीत लिए होते। इतने आधुनिक समय में वो हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाया था ना, हेलीकॉप्टर का ट्रैक्टर यही बता रहा था ना,
ट्रैक्टर बना के 25 नहीं लड़ पाए। अब आज के 1000 साल पहले जब आदमी आंधी चलती थी तो घर के साथ वो भी उड़ जाता था, कम्युनिकेशन मिसगैप होता था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना कोई आधुनिक व्यवस्थाएं थी। उसके बाद भी इतने विकराल रूप अखंड भारत को बचा के हमारे पूर्वजों ने रखा, ये कोई नहीं देख रहा है। कोई अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहा है, एक विधायक अपनी कुर्सी नहीं, गांव का प्रधान अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहा है 5 साल के बाद। हमने 5000 साल की सभ्यता बचा के रखी है, ये कोई नहीं बताने वाला है। और सही बात, मैंने कहा ना कि सवाल उन्हीं का है जिनके बाप दादाओं ने तलवार देके सलवार का नारा बदल दिया है, वही ये सवाल करते हैं। हमारे बाप दादा थे कि दुनिया की 57 देश इंडिया से पहले सब टोपी पहन के अल्लाह अकबर कर रहे हैं। भारत इसलिए बचा रहा क्योंकि राजपूत लड़ रहा था, उनकी तलवारें लड़ रही थी। और रही बात, हम नहीं लड़ रहे थे, राजपूत समाज की बहु बेटियां लड़ रही थी। हम युद्ध में साका कर रहे थे, वो घर पे जौहर कर रही थी। एक कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा हाथ में रख के कोई देख ले, बड़ा सवाल करते हैं। जो पापा की परियां जो सवाल करती है ना, एक हाथ में एक कोयले का टुकड़ा रख लें, समझ में आ जाएगा। संस्कार, पद्धति, परंपराएं, देश की नींव हमारे घर की बहु बेटियों की जली हुई अस्थियों पे रखी गई है, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं करता है। आपने बिहार का वेस्टर्न कपड़े पहन के हमारी मर्यादा पे सवाल खड़ा करने वाले लोगों को भी सख्त इलाज की आवश्यकता है। बिहार का आपने जिक्र किया और आपने आरजेडी पार्टी का भी जिक्र किया। आरजेडी पार्टी के ही एक उम्मीदवार थे, भोजपुरी के स्टार हैं खेसारी लाल यादव। उनका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, अगर उसके जगह अस्पताल बन गया होता तो सबका इलाज होता। 7-8 साल से उसका एक घर बन रहा है खेसारी का, कभी देखे हो कि नहीं? बड़े यूट्यूबर जाते हैं कि खेसारी का घर, खेसारी का घर। मैं खेसारी से कह रहा हूं उसमें स्कूल खुलवा दे। मेरा सवाल गलत हो तो बताओ, उसके पास घर है ना भाई, पुराना भी घर होगा, मुंबई में भी घर बनवाया है, जैसे बता रहा था कि बुलडोजर चल रहा है, अवैध कब्जा किया था वो। हाँ, तो अवैध कब्जा करेगा तो नोटिस नहीं आएगी? नोटिस को भी उसने चुनाव में भुनाना चाहा। लेकिन बिहार की जनता बड़ी चालाक है, और मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं कि अब उसके घर में जाओ, स्कूल खुलवा दो, आप लोग हॉस्पिटल खुलवा दो, जबरदस्ती कब्जा कर लो उसका घर। उसने बोला ना कि रोज 1 करोड़ कमाएंगे, तो जा रहे हो 1 करोड़ कमाने, पहले उसका घर में आप लोग हॉस्पिटल खुलवाओ उससे। ऐसे तमाम लोग, ये बरसाती मेढक हैं, आता ना जाता चुनाव निशान छाता, उनको कुछ नहीं पता। ये नाचने वाले लोग, मैं इसलिए कहता हूं कि भोजपुरी हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग पूर्वांचल से हैं। जितनी मीठी बोली, जितना मीठा पानी, जितना मीठा भोजन पूर्वांचल का भोजपुर का है, शायद इस हिंदुस्तान में उतनी मजबूत परंपरा कहीं की ना हो। इन लोगों ने, नचनिया पदनिया ने मारा, इस परंपरा का दोहन कर दिया। देखते हो लौंडा डांस करता है, ये इसकी पुरानी वीडियो देख रहे हो? इसका मतलब ये राम मंदिर पे सवाल खड़ा कर रहा है। सही से राम मंदिर के जो पोंछा मारने वाला पोंछा होगा ना, इससे अच्छा होगा। भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने वाली कांग्रेस आज अपने अस्तित्व के लिए रो रही है। तो मैं देख रहा हूं ना, अब तो सनातनी इस स्तर पे इसको करेंगे। ये नाचने से पैसा पाता था ना यूट्यूब से, अब इसकी स्थिति ये होगी कि कटोरा लेके घूमेगा। मैं जितने भी मुझे मानने वाले, जानने वाले सनातनी लोग हैं, इसका बाइकाट करो यार। इसका गाना है तो उसको ट्रोल करो, उसमें डिसलाइक करो, इसको अनफ्रेंड करो, इसके यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करो, हटाओ इसको। ऐसे लोग जो देश के आने वाले पद्धति या परंपरा, हमारे मंदिर, हमारे धर्म पे बेवजह की टिप्पणी करते हैं। सावन में मछली खाने वाला वो वीआईपी वाला, देखिए उसका 0 आया। ये है सनातन। 0 डिप्टी सीएम का उम्मीदवार था वो, सावन में मछली खा रहा था, वो वीडियो बना रहा था, एक कांटे की मछली। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, उसको कांटे के लायक, मतलब एक भी नहीं छोड़े कि किसी को चौंक पाए, घुसा पाए, वो 0। और ये पूर्ण बहुमत की सरकार, मैं 18 को मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा। बहन अलग भाग रही है, भाई अलग भाग रहा है। पहले अपने घर में शपथ ले ले कि मैं हूं
बड़े भाई की स्थिति देख लो, बहन की स्थिति जैसे लालू यादव को जैसे किडनी दिया अपना, उसको जूता मारा गया। कल मैंने उसका मार्मिक पोस्ट देखा उस बहन का, और मैं उस बहन से कहना चाहता हूं, बहन जब भी आपको लगे कि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आप करणी सेना की तरफ देखिएगा, अपने भाई की तरफ देखिएगा, सबका इलाज करेगा आपका भाई। आप बस बताइएगा, बिहार में आके और पटना में आके उसी के घर पे उसका इलाज करेंगे। मतलब लालू यादव की बेटी को न्याय दिलाने के लिए करनी सेना तैयार है। मैं तो हर उस बहन के न्याय दिलाने के लिए तैयार हूं जिसके साथ कोई भी गलत कृत हो रहा है। मैं कह रहा हूं उस बहन से, अगर आपको लगता हो कि आपको भाई की जरूरत है तो आप बताइएगा, आपका भाई हर तरीके से खड़ा है और दमदारी से खड़ा है। अब हम बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। वो एक पद यात्रा निकाले थे जो कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग थी उसमें, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े नेता भी शामिल हुए। कैसे देखते हैं आप इस यात्रा को, और क्या आप मानते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? डे वन से करणी सेना का पूरा समर्थन महाराज जी के साथ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे तमाम संगठन के लोग उनके साथ पदयात्रा में रहे, और मैं व्यस्ततम कार्यक्रम रहा, तमाम जगह कार्यक्रम था, इसलिए मैं नहीं जा पाया। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन महाराज जी से मेरी हुई। शुरू से मुझे स्नेह करते हैं, और सनातन के प्रति उनका जो लगाव है, इस छोटी सी उम्र में 27-28 साल के एक नौजवान के अंदर जो सनातन के लिए लगाव है, तो भाई जो छोटे से बच्चा मांगता है तो पिता पूरा करता है। अगर इतने बड़े पीठाधीश्वर हैं और इतने फॉलोअर्स हैं, अगर उनकी मांग है तो सरकार इस पे जरूर ध्यान दे। अब हम बात करते हैं फिल्म या सामाजिक मुद्दों को लेकर के। जो जब नेताओं का बयान आता है और आप विरोध करते हैं, तो उसमें विरोध और हिंसा के बीच की जो रेखा है उसको कैसे नापा जाए? क्योंकि आपका कहना होता है कि ये विरोध है, और वो मीडिया में या फिर अन्य विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये हिंसा है। तो आप उस रेखा को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, जो भी पिक्चर आती है, इतिहास से बनी पिक्चरें जो बनती हैं, समाज पे या धर्म पे बनी पिक्चरें जो बनती हैं, उस पे विरोध होता है। तो जिन नेताओं को दिक्कत है वो अपनी बहन बेटी माँ के ऊपर पिक्चर बनवा लें, मुझे कोई विरोध नहीं रहेगा। जिन भी टोपी छाप को अगर पिक्चर बनानी है तो अपने टोपा टोपी बनवा ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टोपी छाप अगर सनातन पे पिक्चर की बात करेंगे तो उनका इलाज करेंगे पहला। अब कोई नेता किसी मार्मिक इतिहास पे बात करेगा पिक्चर पे, तो उनका भी इतिहास और उनका पिछवाड़ा दोनों लाल करेंगे। बहुत दमदारी से मैं आपको बता रहा हूं। जिसको ये लगता है कि पिक्चर का विरोध हम कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता है हम उस विसंगतियों का विरोध कर रहे हैं कि जिसको बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें दी हैं। सबसे ज्यादा विधवाएं हमारे परिवार में हुई हैं। अब आप ये दिखाओगे कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा है तो दौड़ा के पीटेंगे। हिंदुस्तान में पाकिस्तान अच्छा नहीं दिखना है। लाखों की संख्या में लोग विधवा हुई हैं। जाओ ना, जिसके घर में आर्मी में लोग हैं और सेना में बॉर्डर पे हैं, और जब भी युद्ध की परिस्थिति होती है तो उनके घर पे चूल्हा नहीं जलता है किसी नेता का बेटा बीएसएफ या किसी पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी में, तब समझ में आएगा ना। बस चले आते हैं, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली कहानी है कि बस बोलना है। उनको तो वोट चाहिए, तो उनके वोट के चक्कर में उनका सुझाएंगे और बड़ी मजबूती से सुझाएंगे, और कई बार हुआ ऐसा। मैं ये कहता हूं कि अब तांडो सीरीज आई, हमने उसको बैन कराया। अब महादेव के तुम्हारी औकात है महादेव की तांडव पे तुम पिक्चर बना दो? हाँ, महादेव के ऊपर पिक्चर बनाने तुम्हारी औकात के बराबर है। तुम पृथ्वीराज चौहान पे पिक्चर बनाओगे, तुम बप्पा राव राणा संगा भगत सिंह के पिक्चर बनाओगे, उसमें गलत इंपैक्ट करोगे। अब उसमें नाच गाना मुजरा कराओगे। तुमने देखा था क्या 500 साल पहले क्या हुआ था? कल्पना में तुम पिक्चर बना दे रहे हो, फिर 50 साल बाद जो पिक्चर बच्चे देखेंगे वो मान के बैठेंगे कि हमारे पूर्वज जैसे थे। तुम तो एंटरटेनमेंट और पैसे के लिए पिक्चर बना रहे हो, लेकिन आने वाला इतिहास उनको उसी तरीके से देखना शुरू कर देगा। तो मुझे उस इतिहास को बचाना है, और मैं चाहूंगा कि देश का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसको भी इसके खिलाफ मुहिम चलाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवाज है कलम की आवाज। आज तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का समय है, तो आप लोगों का भी एक नैतिक दायित्व है कि समाज में ऐसी तमाम कुरीतियों के खिलाफ आप लोग भी काम करिए, जिससे आने वाले इतिहास को बचाया जाए और हमारे बच्चों को पुराना इतिहास पता रहे।
अगला सवाल है बड़ा इस पर हमेशा ही विवाद रहता है, क्योंकि एक धड़ा कहता है कि ये सही है, एक धड़ा कहता है गलत है, और वो विषय है आरक्षण का। आरक्षण पर आपका क्या मानना है कि जो आरक्षण चल रहा है वो सही है, या इसमें बदलाव की जरूरत है, या इसे पूरी तरीके से समाप्त करना है? देखिए, मैं ये कहता हूं कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। मैं डे वन से इसके फेवर में हूं। आर्थिक आधार का मतलब, ओबीसी में केवल एक धड़े को आरक्षण मिला है, यादव। यादव ने पूरा ओबीसी का आरक्षण खा गए। उसके आप कहानी में बताओ, आपने सुना भी होगा, 86 में 56 एसडीएम। अखिलेश यादव की 2012 से 2017 में सरकार थी, और उसका उत्तर प्रदेश पीसीएस का चेयरमैन कोई यादव था। उसने 86 में 56 केवल यादव ही बना डाला। आप बताइए, एक होता नहीं है कि आरक्षण प्रक्रिया के बाद भी उसमें एक्सट्रीम लेवल पे आरक्षण देके एक जात विशेष को प्रमोट कर दिया गया। नहीं, लेकिन 27% तो उनका है ना ओबीसी का। अरे मैंने कहा ना, ओबीसी का पूरा कोटा तो अकेले यादव भर ले रहा है। आप भूल गए क्या? 75,000 की वैकेंसी जब पुलिस की आई थी, उसमें 52,000 केवल यादव हो गए थे 2012 में, 2012, 13, 14, 15 में। आपकी उम्र कम है मेरे भाई। आप पुरानी बातों को गहन से चर्चा करिए और उसको जानिए डीपली। आरक्षण पर आप ये मानते हैं कि अभी जो आरक्षण चल रहा है वो सही नहीं है, उसको आर्थिक बदल? आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जिस भी इंसान को आरक्षण की आवश्यकता हो, आरक्षण उनको मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। लेकिन हर जात, धर्म, मत, मजहब को आरक्षण मिलना चाहिए। जो गरीब हैं, अगर मैं कैपेबल हूं तो मुझे डिनाई करो, और जो अपग्रेड हो गए हैं उनको आरक्षण की श्रेणी से बाहर करो, और जिनको नहीं मिल रहा है उनको आरक्षण दो। ठीक है, तो इसके लिए तो संविधान में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। एक और सवाल है इसी से जुड़ा। संविधान में बदलाव कितनी बार हुआ आपको पता है? 193 बार, 193 टाइम्स चेंजेस हो चुके हैं संविधान में। तो 194 चेंजेस होने में दिक्कत नहीं है, एक चेंज और हो सकता है। ये कौन सी बड़ी चीज अच्छा, है? एक और चीज बता दीजिए कि अंतर जातीय विवाह, इस पर भी बड़ा डिबेट चलता है, और लोगों का कहना है कि अगर एक नाबालिग लड़का लड़की है तब तो नहीं, लेकिन अगर वो 21 वर्ष से अधिक आयु का है तो उसको अपने मनपसंद लड़का लड़की से शादी करने का अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार है, तो इस पर आपका क्या? आजाद भारत में पहला अंतरजातीय विवाह किसका हुआ था आपको पता है? आजादी के बाद पहला अंतरजातीय विवाह हुआ था इंदिरा गांधी का। फिरोज मुस्लिम के साथ। जानते हो कि नहीं ये बात? नहीं, सवाल उठते रहते हैं, बताइए। तो जानो इसको। मुस्लिम से विवाह हुआ था, फिरोज मुस्लिम था। इंदिरा गांधी जी को शादी करनी थी, तो इस देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश में एक कानून बना दिया, अंतरजातीय विवाह एक्ट। अपनी बिटिया की शादी केवल एक टोपी छाप से करने के लिए। तो ये सवाल कांग्रेस से करिएगा, उस पप्पू से करिएगा, वीरू सिंह से क्या करेंगे? हम तो उस परंपरा का निर्वहन करने वाले हैं जिसमें हमारी बहू बेटियों को कोई देख ना पाए, इसलिए एक साथ 16,000 17,000 लोग जल जाते थे कि राख भी कोई एक साथ ना देख पाए। तो हम तो उस परंपरा को मानने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाई, बहुत सीधा सा सवाल है। तमाम लोग ऐसे, तमाम नेता आते हैं जिनको अंतर जातीय विवाह कराना है, तो जाए पहले एससी और एसटी से शुरुआत कर लें वो लोग। अखिलेश यादव जी, उनके पास भगवान नगर में पुत्री हैं, सबके पास पुत्री हैं, सभी नेताओं के पास। तो शुरुआत कर दे भाई। लोग ये कहते हैं कि अगर लड़का लड़की राजी है, लड़के लड़की को अपने मनपसंद से शादी मैंने करना कहा कि जब कानून ही बना हुआ है इस देश में, हम तुम कौन होते हैं भाई? कभी तुम अब अंतरजातीय मैरिज एक्ट है इस देश में भाई मेरे। मैं वही जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं कि अगर अच्छा, ये बताओ, सही है? संविधान और कानून के खिलाफ में कोई बात करता हूं? मैंने इंटरव्यू में कोई किया क्या? मैंने तो कहा मैं संविधान को मानने वाला इंसान हूं। तो जब कानून ही बना हुआ है तो उसमें क्या करोगे? आप अपना आइडियोलॉजी इफेक्ट क्या लेते आओगे? जब कानून बना हुआ है एक इंसान को खुश करने के लिए, नेहरू जी ने अपनी बिटिया की शादी करने के लिए कानून बना दिया, तो फिर उसे सवाल ही कहां बचता है?
जब इस देश में कानून है, अंतरजातीय मैरिज एक्ट, अब इस देश में कानून है कि आप किसी को मारेंगे तो 151 लगना है, या आप किसी को सर फोड़ देंगे तो 307 लगना है, किसी को मार डालेंगे 302 लगना है, तो आप उससे अलग कोई धारा थोड़ी ना बना देंगे, आप अपनी अपनी अलग से एक आइडियोलॉजी थोड़ी ना इंपैक्ट कर देंगे। तो उसी तरीके से ऑलरेडी कानून इंपैक्ट है, इंप्लीमेंट है और रोड पे काम कर रहा है। भाई कानून बना ना, पास्को एक्ट, अंतरजातीय कोई लड़का किसी लड़की से नाबालिग लड़की से सेक्सुअल रिलेशन बना ले तो क्या उस पर पास्को एक्ट नहीं लगेगा? तो फिर एक्ट काम कर रहा है ना, उसी तरीके से मैरिज एक्ट भी काम कर रहा है। दैट्स इनफ। फिर बचा क्या उसके आगे चर्चा करने का? चलिए, अब पवन सिंह बड़ा ट्रेंड में रहते हैं हमेशा ही, और पिछले दिनों और ज्यादा ट्रेंड में रहे। वजह उनकी पत्नी थी। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं उनसे कुछ दूरी पर वो भी रहते हैं। उनकी पत्नी से आपकी फोन पर वार्ता हुई, फिर आप उनसे मिले और उनका समर्थन करने के लिए, उनका सपोर्ट करने के लिए सामने आए। बड़ी आपको लोग टैग कर रहे थे कि आप इनके बीच में आइए। आपका क्या मानना है कि आप उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी? देखिए मेरे भाई, मैंने कहा ना कि सामाजिक लड़ाई में हम लोग, हम किसी राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि अपने आका को खुश करना है मुझे, ठीक है? मेरा तो कोई आका नहीं है ना भाई। किसी भी समाज की बेटी हो, मैं उसकी लड़ाई लड़ता हूं। ज्योति सिंह मेरे समाज की बेटी है, बहन है। उसकी मार्मिक पोस्ट या मार्मिक वीडियोस हम लोगों के पास आई और हमें तमाम लोगों ने, हजारों की संख्या के में लोगों ने टैग किया, और मैं उतने टाइम मध्य प्रदेश में मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे। मैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर उससे बात किया, उसके बाद मेरी मुलाकात हुई, तमाम चीजें, पारिवारिक डिस्ट्रीब्यूट था। मुझे लगता है कि पारिवारिक डिस्ट्रीब्यूट जब न्यायपालिका के अंतर्गत हो तो हमें उस पर इम्पैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी का पारिवारिक जीवन अगर खराब हो रहा है तो मैं उसको और खराब करूं। मैंने उनकी बातें सुनी, मुझे समझ में जो आया, मैंने कोई इम्पैक्ट नहीं किया, आई एम न्यूट्रल। मेरी केवल मुलाकात थी और मेरे सोशल मीडिया पे केवल पोस्ट थी कि मेरी ज्योति से मुलाकात हुई। हिंदुस्तान के 140 करोड़ आबादी के लोग हैं, किसी से मिलने के लिए पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता नहीं है। उसी तरीके से मेरी मुलाकात ज्योति से थी और मेरा जो नैतिक, सामाजिक और मानवीय धर्म था, मैंने उसका अनुपालन किया। मैं एक बिटिया से मिला, एक बहन से मिला, एक समाज की बेटी से मिला। बाकी मैंने ना कोई पोस्ट किया, ना कोई इम्पैक्ट किया। मैंने सीधे कहा कि आप लोगों का पारिवारिक मामला, पारिवारिक मामले को पारिवारिक स्तर पे देखा जाए। जो कोर्ट में आपका मामला चल रहा है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। बाकी क्या मतलब है? ज्योति के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और मैं ये चाहूंगा कि पवन अपने समाज के वो और आगे जाए। अब ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस इंटरव्यू के। उसके कई सारे कारण हैं। वजह यह है कि कोई भी व्यक्ति जब समाज में रहता है तो लोग उससे उम्मीद करते हैं कि वो जितना कर रहा है उससे और अधिक करे, और उसके लिए उसको कोई ना कोई पद की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ जब मैंने पोस्ट किया लोगों से सवाल करने के लिए, तो उसमें दो तरह के सवाल सबसे ज्यादा है। पहला सवाल जो मैं पूछने वाला हूँ, और दूसरा सवाल वो कि आपसे लोग मिलना चाहते हैं। तो मेरा जो सवाल ये है कि आप विधानसभा की तैयारी में हैं या नहीं है, क्योंकि आपको बड़ी संख्या में लोग विधानसभा में देखना चाहते हैं। कमेंट आप भी देखे ही होंगे जो सोशल मीडिया पर आया कि विधानसभा का चुनाव कब लड़ रहे हैं। देखिए, नो डाउट मेरे भाई कि जो भी बात है सदन में रखने की जरूरत रहती है, क्योंकि सड़क से सदन की दूरी महज चंद कदमों की हो सकती है, लेकिन संघर्ष की दूरी बहुत बड़ी होती है। मैं ये चाहता हूं कि मैं आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा मेरा क्षेत्र है, और जहां एक परिवार का वर्चस्व रहा है। परिवार का वर्चस्व क्या कह सकते हैं कि हमारे यहां ऐसे लोग नहीं थे कि जो उस चीज को इंपैक्ट कर पाए। 45 साल से लगातार वो उसका बेटा विधायक रहा और 45 साल से मेरी विधानसभा को लूट लिया गया। विकास के नाम पे जीरो। वो 4-4, 5-5 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा। उसके ऊपर स्वास्थ्य मंत्रालय में घोटाले का बहुत बड़ा एलिगेशन लगा। तमाम लोगों की घटनाएं, दुर्घटनाएं उसने कराई। तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को बर्बाद किया उसने।
आज उसका बेटा विधायक है, पिछले 3 बार से उसका बेटा विधायक है, और वो सब मिलके अतरौलिया की भौतिक मूलभूत जरूरतों को लूट रहे हैं। तो मेरा गृह जनपद है, मेरी मातृभूमि है अतरौलिया, मेरी जन्मभूमि है अतरौलिया, और ईश्वर अब उस लायक बनाया है कि मैं देश में लड़ाई लड़ रहा हूं तो मैं अपने मातृभूमि की भी लड़ाई लड़ूं, अपनी जन्मभूमि की भी लड़ाई लड़ूं। और जन्मभूमि और मातृभूमि की लड़ाई, पहले लड़ाई यही है कि ऐसे बाप बेटे की जोड़ी को मुझे वहां से हटाना है जो लगातार 45 साल से हमारे पूरे विधानसभा को खंगाल रहा है और बर्बाद कर रहा है। और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, 10 के 10 विधायक हैं अतरौलिया आजमगढ़ में, 10 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी है, लेकिन आप पूरे आजमगढ़ की हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा वहां पे यादव प्रताड़ित हैं इन लोगों से। यादव ही विधायक है लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित यादव, क्योंकि उसको मिनिस्टर भी बनना है यादव को अपने में, उसको सांसद भी अपने ही बनना है, उसको विधायक भी अपने बनना है, उसको प्रमुख भी अपने बनना है, उसको जिला पंचायत सदस्य भी अपने ही बनना है, किसी अन्य यादव को केवल गाली सुनने के लिए छोड़ देना है। हमारे विधानसभा में यादव भाइयों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। एक परिवार मजबूत है, वो ये कभी नहीं चाहता कि कोई दूसरा यादव हमारे विधानसभा या हमारे जिले में मजबूत हो। और मैं बार बार ये कहता हूं आजमगढ़ के यादवों से कि आपकी संख्या है, आप वहां से सांसद विधायक बन रहे हो, लेकिन सांसद बनना होगा तो मुलायम यादव बनेंगे, अखिलेश यादव बनेंगे, धर्मेंद्र यादव बनेंगे। क्यों आजमगढ़ के यादव इतना कैपेबल नहीं है कि आजमगढ़ के सांसद बन जाए? मैनपुरी इटावा के यादव आके वहां से सांसद बनेंगे। इतना ही अगर समाजवादी पार्टी यादवों के लिए पक्षधर है तो आजमगढ़ के किसी यादव के ले जाके मैनपुरी और इटावा फर्रुखाबाद का सांसद क्यों नहीं बना दे रही है? और बलराम और संग्राम के अलावा किसी यादव को क्यों टिकट नहीं दे रही है? तो ये तो केवल अपने परिवार की जिंदगी जी रहे हैं सब। और मैं यादव भाइयों की भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं अपने यहाँ, और मैं चाहता हूं यादव मेरे साथ खड़े रहें। तो अब ये सवाल उठेगा, अब आपने स्पष्ट तो कर ही दिया, लेकिन सवाल अब ये उठेगा कि क्या करणी सेना ही एक पार्टी के रूप में, राजनीतिक पार्टी के रूप में तब्दील हो जाएगी, एक राजनीतिक पार्टी बन जाएगी, या फिर आप किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे? तो सिंबल तक का इंतजार करिए, 2027 में जब सिंबल पर्चा दाखिला होगा तब तक का इंतजार करिए। तब तक के लिए आप लोगों के पास बड़ा गैप है, 1.5 साल का। जस्ट वेट एंड वॉच। सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, सस्पेंस क्रिएट नहीं है, चुनाव लड़ना है और अतरौलिया के सम्मान को बचाना है, और बहुत मजबूती से लड़ना है, और ऐसे लोगों को ये बताना है कि इस समाज में, इस प्रदेश में, अतरौलिया विधानसभा में मर्दों की संख्या बहुत है, ये बताना है इन लोगों को। अब वो समय आ गया है, समय आएगा तब पता चलेगा। अब ये रैपिड फायर राउंड है, इसमें खटाखट आपको जवाब देना होता है, बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, कम शब्दों में बोलना है। मैं एक नाम लूंगा और उस पर आपको बोलना है। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं देश के, देश का विजन बहुत अच्छा है और देश को आगे लेके जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक ही लोगों को फॉलो करता हूं, केवल योगी आदित्यनाथ। यही सवाल भी था कि आप सिर्फ एक लोग को फॉलो करते हैं और वो योगी आदित्यनाथ जी, तो इस पर भी कई लोगों का मानना है कि वो आपके जाति से हैं इसलिए उनको फॉलो करते हैं। उनकी आइडियोलॉजी मुझे पसंद है, और योगी होने के बाद जात सेकेंडरी ऑप्शन हो जाती है। ये लोगों को पढ़ना चाहिए। सनातन में जो आदमी भगवा कलर धारण कर लिया वो सनातनी हो गया, वो जात धर्म मत मजहब और पंथ संप्रदाय से उठ चुका होता है। जो इंसान उत्तर प्रदेश की तकदीर को इस लेवल पे लेके गया, उसको जातिवाद का ठप्पा लगाना कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत बड़ा गुनाह कर रही है यहाँ की जनता। चलिए, अखिलेश यादव जी, एक आजमगढ़ से बड़ा पुराना रिश्ता है उनका, केवल पहचान मुलायम सिंह यादव जी के संघर्ष से। उनकी बनाई गई परंपरा का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बनाई हुई पार्टी को विषम परिस्थिति में लेके जा रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन। कम इलाज हुआ है, ज्यादा होना चाहिए था, बहुत मजबूती से। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी, दलितों की सबसे बड़ी चिंतक और मजबूत डिग्निटी, इक्वलिटी के लिए मजबूत, सभी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर चलने वाली एक दलित की बहुत बड़ी चिंतक।
रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया। हमारे एक ऐसे विधायक जिनको सनातन के की बेहतरीन जानकारी और जिनको मानने वाले प्रदेश और देश में तमाम लोग, उसमें से एक हम लोग भी। ब्रिजभूषण शरण सिंह। हमारे आदरणीय, हमारे तो चाचा हैं, एक तरीके से हमको बहुत मानते हैं, आपको हम बड़ा लोग भी देखा स्नेह जाता है करते हैं। उनके साथ। हाँ, हमको स्नेह करते हैं और मैं भी उनको खूब मानता हूँ। बलिया के बैरिया विधानसभा के पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र नाथ सिंह जी। बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी और हमारे चाचा तुल्य, और जिनसे बातों को सुन के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। बिहार में एक नाम है जो इस बार चुनाव मैदान में थे, खुद नहीं चुनाव लड़े, अपनी पार्टी लड़ाए, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी। बातों के धनी और इम्प्लीमेंट जमीन पे जीरो। जीरो ही तो आया, इम्प्लीमेंट जीरो ही तो है उनका। लेकिन उनकी मेहनत को आप नकार रहे हैं। उनका एक एडवर्टीजमेंट का हब है, पैक्सपैड, नाम सुने हो ना? उनकी कंपनी है, उसको 4,000 करोड़ का आदमी बना दिया उस कंपनी को। ही इज द बेस्ट बिजनेसमैन इन अ बिहार। इस बार जेडीयू के फिर से सरकार बनने जा रही है एनडीए की, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका हम मानी जा रही है, और अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार जी। हम ये चाहते हैं कि नीतीश जी 20वीं बार भी शपथ लें, क्योंकि हमने बिहार को देखा। हम लोग बिहार से जुड़े हुए जिले से, अगल बगल से बिहार हम लोग यहाँ 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग बचपन में बिहार गए थे, आज भी बिहार जाते हैं। तो नो डाउट नीतीश जी को नकारा नहीं जाता, उनके डेवलपमेंट को नकारा नहीं जा सकता है, उनके लॉ एंड ऑर्डर को नकारा नहीं जा सकता। जहां पे शाम होने के बाद राइफल और बंदूक भी लेके चलना मुश्किल होता था, वहां पे आज बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग घूम रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। तो नीतीश जी का विकास कोई नकार नहीं सकता है। तो नीतीश जी को बिहार में रहना चाहिए। ये आखिरी नाम भी है और आखिरी सवाल भी है, वीरू सिंह जी। एक ऐसा नाम जो आप जैसे भाइयों के लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने की सोच रखता हो, जो आने वाले समय में अपने लोगों के लिए, खास करके उस युवाओं को जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई मजबूती से लड़ पाए, चाहे वो सड़क में हो आने वाले समय में, चाहे वो सदन में हो, अगर उस लायक बनाएंगे तो। चलिए, अब सवाल तो खत्म हो गया है, एक बार मन में आ रहा है तो पूछ ले रहा हूँ कि क्या 2027 में भाजपा से चुनाव लड़ सकते? मैंने कहा ना कि इंतजार करिए, जब हम लोग सिंबल लिया जाएगा और 27 लड़ा जाएगा, और मातोश्री चाहेंगी और भाइयों का स्नेह रहेगा तो सदन में भी दिखा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपने इंटरव्यू अगर पूरा देखा होगा तो पक्का आपको भी यकीनन मजा ही आया होगा, क्योंकि ऐसे बोलते ही हैं ये कि इनको सुनने वाली दर्शक बड़ी संख्या में बहुत ध्यान से सुनती है। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं जिनको ऐसे सुना जाए। आपने भैया हमें समय दिया, अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। और मैं इस चैनल के माध्यम से भाई से कहूंगा कि आने वाले समय में आप ही लोग देश की तकदीर हो। लोग बोलते हैं ना कि यूथ क्या कर सकता है, यूथ वो कर सकता है जिसकी कल्पना मात्र से आदमी की पूरी जिंदगी परिवर्तित हो सकती है। देश जब आजाद हो रहा था तो 20 से 30 साल के बीच के क्रांतिकारियों ने देश को आजादी दिला दी। तो आज डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोग देश में जो एक क्रांति ला रहे हैं, पॉजिटिविटी क्रांति, वो एक बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट करेगा और आने वाले समय में आप लोग एक मजबूत भूमिका में देश में रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे इतनी देर से आपको सब कुछ रिकॉर्ड करके दिखाने का प्रयास कर रहे थे शिवम पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।